हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट सोशियोलॉजी सक्सेस। इसके पहले की वीडियो में हमने समिति की बात की, फिर समुदाय की बात की और फिर संस्था की बात की। संस्था का निर्माण कैसे होता है, संस्था की बात किसने की है, इसको हमने कर लिया। जो सोशियोलॉजी टू रिलेटेड ऑल एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये किसी भी एग्ज़ाम को हम देने जाते हैं, ये सब हमारा एक बेसिक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं होता है तो हमको क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ही प्रॉब्लम होती है। तो देखते हैं हम इसमें क्या है। संस्था के निर्माण का प्रश्न हमने इसके पिछले वाली वीडियो में क्लियर किया है, जो सामाजिक समुदाय करके है। एक ही प्लेलिस्ट हमने बनाई जिसमें समिति भी है और समुदाय भी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने बताया है। क्वेश्चन के साथ साथ हम थ्योरी की बात भी करते जाते हैं तो आपकी थ्योरी भी क्लियर होती जाती है। देखते हैं हमारा क्या प्रश्न है। तो इसके पहले जो हमने किया था उसमें हमारे लगभग 20 से 25 क्वेश्चन बने हुए थे, जो यहाँ से अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हमने संस्था के बारे में बात कर लिया था, बस ये था उसकी विशेषताएं या फिर उसकी क्या परिभाषाएं दी गई, इसके बारे में बात हम नहीं कर पाए थे, जो इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। सॉल्व करते हैं। सामूहिक क्रिया की विशेषता को बताने वाली कार्यप्रणाली के स्थापित रूप अथवा कार्यविधि को ही हम संस्था कहते हैं। यह परिभाषा किस समाजशास्त्री ने दी है? ऑप्शन है हमारा मैकाइवर पेज, एंडरसन, या फिर मैकाइवर पेज और एंडरसन दोनों करते हैं या इनमें से कोई नहीं करता। परिभाषा हम एक बार फिर से देखते हैं कि सामूहिक क्रिया की विशेषता को बताने वाली कार्यप्रणाली के स्थापित रूप अथवा कार्यविधि को ही हम संस्था कहते हैं। संस्था को इस तरीके से किसने परिभाषित किया है? तो इसका हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा मैकाइवर पेज। मैकाइवर पेज ने कहा है कि सामूहिक क्रिया की विशेषता को बताने वाली कार्यप्रणाली के स्थापित रूप या फिर कार्यविधि को ही हम संस्था कहते हैं। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला देखते हैं हम। मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संगठित और स्थापित प्रणालियां ही सामाजिक संस्थाएं हैं। क्या कह रहा है कि मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संगठित और स्थापित प्रणालियां ही सामाजिक संस्थाएं हैं। इस परिभाषा को समाजशास्त्र में किस समाजशास्त्री के द्वारा परिभाषित किया गया है? मैरिल, ऑगबर्न निमकॉफ, या फिर मैकाइवर पेज, या चौथा ऑप्शन है रॉस। किसने परिभाषित किया है? मानवीय आवश्यकता मतलब कि मनुष्य की या फिर मानव की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसको संगठित एक स्थापित कार्य प्रणालियाँ जो होती हैं उसी को हम क्या कहते हैं? संस्था कहते हैं। किसने कहा है इसको? तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इस परिभाषा को किसने दिया है? ऑगबर्न निमकॉफ ने दिया है। अगली परिभाषा देखते हैं हम। इससे जितनी भी परिभाषा बन सकती है हमने सबको रिलेट कर लिया है यहाँ पे। सामाजिक संस्थाएं आचरण के वह प्रतिमान हैं जो मनुष्य की प्रमुख आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निर्मित हुए हैं। मतलब इस परिभाषा में क्या कहा जा रहा है कि सामाजिक संस्थाएं जो हैं वो आचरण के वह प्रतिमान हैं जो मानव की प्रमुख आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निर्मित होते हैं या फिर निर्मित हुए हैं। मैकाइवर पेज ने कहा है, या फिर मैरिल और एल्ड्रिज ने कहा है, या फिर हमने इसमें दिया स्पेंसर ने कहा है, या फिर ऑप्शन सभी ने कहा है। किसने कहा है? तो ये जो परिभाषा है हमारी मैरिल एंड एल्ड्रिज ने दिया हुआ है। मैरिल और एल्ड्रिज ने क्या कहा है कि सामाजिक संस्थाएं आचरण के वह प्रतिमान हैं जो मनुष्य की प्रमुख आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निर्मित किए जाते हैं। अगला देखते हैं हम। सामाजिक संस्था सामाजिक विशेषताओं को स्पष्ट करने वाले वह नियम हैं जिनसे काफ़ी अस्थायित्व होता है तथा जिनका कार्य सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करना होता है। इस परिभाषा को किसने कहा है? रॉस ने, ब्राउन ने, स्पेंसर ने, या फिर गिलिन ने। किसने कहा है? सामाजिक संस्था सामाजिक विशेषताओं को स्पष्ट करने वाले वह नियम हैं जिनमें काफ़ी स्थायित्व होता है
तथा जिनका कार्य सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करना होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गिलिन। और गिलिन ने कहा है। अब देखने से अस्थायित्व अभी किसी ने नहीं कहा, थोड़े थोड़े कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनसे परिभाषाएं अलग होती जाती हैं। अगला देखते हैं हम। सामाजिक संस्थाएं सामान्य इच्छा द्वारा स्वीकृत और स्थापित मानवीय संबंधों की संगठित व्यवस्था है। इस परिभाषा को किसने कहा है? एंडरसन, रॉस, स्पेंसर या फिर सभी ने कहा है? संगठित व्यवस्था है, इसको कहा है रॉस ने। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुछ निश्चित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निर्मित परिस्थितियों एवं भूमिकाओं के पुंज को नियमित बनाने वाले नियमों को संस्था कहा है। किसने कहा है इसको? नियमों को ही संस्था कह दिया है। स्पेंसर, रॉस या फिर दोनों ने कहा या फिर इनमें से किसी ने नहीं कहा है। किसने कहा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा स्मिल्सन ने कहा है कि कुछ निश्चित आवश्यकता होती है व्यक्ति की, जिसकी पूर्ति के लिए निर्मित परिस्थितियां एवं भूमिकाओं को हम जो निभाते हैं उसका जो एक पुंज बनता है उसको हम नियमित बनाने वाले नियमों को ही संस्था कह देते हैं। अगला ऑप्शन है हमारा, अगला प्रश्न है, संस्थाएं कुछ आदर्श नियमों का संग्रह है जो हमारी सामाजिक क्रियाओं के प्रमुख पक्षों से संबंध होते हैं। यह परिभाषा किसने दी है? कि संस्थाएं कुछ आदर्श नियमों का संग्रह है जो हमारी सामाजिक क्रियाओं के प्रमुख पक्षों से संबंध होते हैं। देखना, अभी तक हमने आदर्श की बात किसी में नहीं की है। तो ये जो परिभाषा है किसकी हो सकती है? ऑप्शन एंडरसन, पेज या फिर गिलिन या फिर रॉस, किसने कहा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एंडरसन ने कहा कि संस्थाएं कुछ आदर्श नियमों का संग्रह है जो हमारी सामाजिक क्रियाओं के प्रमुख पक्षों से संबद्ध होते हैं। अगला देखते हैं। इसमें हम देखेंगे कि कौन सी संस्था की विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए कहता है कि नियमों की व्यवस्था, अमूर्त प्रकृति, सांस्कृतिक अवस्था की इकाई, सामूहिक स्वीकृति, सुपरिभाषित उद्देश्य, अधिक स्थायित्व, सांस्कृतिक उपकरण, अस्पष्ट परंपराएं या फिर अस्थायी स्वभाव। इतनी है। इसमें हमने इस तरीके का ज़्यादा ऑप्शन इसलिए लिया है क्योंकि आजकल का जो ट्रेड बनता जा रहा है, बहुत सारे ऑप्शन लेते हैं उसको कोड के माध्यम से हमको दे देते हैं। तो इसमें देखना कि प्रश्न ने कहा क्या संस्था की विशेषता नहीं है। तो पहले हम देख लेते हैं हमारा राइट आंसर क्या होगा, फिर हम बात करते हैं इसकी। तो इसका राइट आंसर हमारा अस्थायी स्वभाव। क्यों? क्योंकि अस्थायी स्वभाव जो है ये समिति की विशेषताओं और महत्व में आता है। हम एक एक की बात कर लेते हैं कि नियमों की व्यवस्था। संस्था में जो पहला ऑप्शन की बात की गई है नियमों की व्यवस्था, इससे क्या होता है, जैसे हम कहें कि संस्था का एक जो तात्पर्य लिया जाता है, हम संस्था से स्टार्ट करेंगे, वो कभी भी व्यक्तियों के संगठन से नहीं लिया जाता ना, बल्कि वो किससे लिया जाता है? यह उसमें अनेक नियम, कार्यविधियाँ और कार्य प्रणालियों की एक व्यवस्था है, इसलिए इसमें एक वर्ड नियम दे दिया गया है। और इसमें कार्यविधियाँ जो हैं वो बहुत से लिखित, अलिखित नियमों, परंपराओं और लोकाचारों के रूप में होती है। क्योंकि संस्था का निर्माण कैसे होता है ये हमने अपने पूर्व की वीडियो में बताया हुआ है। तो जो नियमों और कार्यविधियों की व्यवस्था होती है उसको कहीं ना कहीं वो प्रभावित होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? संस्था। तो ये जो है हमारा राइट आंसर की विशेषता है ये अमूर्त प्रकृति। अमूर्त प्रकृति क्यों है कि मूर्त नहीं है? तो यहाँ पे हम कहें कि जो संस्था होती है उसका कोई स्थूल संगठन नहीं होता है और इसका निर्माण भी जो किया जाता है उसमें अनेक नियम होते हैं, अनेक कार्यविधियाँ होती हैं और यही नियम और कार्यविधियाँ होने के कारण इसकी जो प्रकृति होती है वो क्या होती है? अमूर्त होती है। मूर्त मतलब जो हमको दिखाई दे और अमूर्त मतलब जो हमको दिखाई ना दे।
तो यह होता है कि संस्था के अनुसार अगर हम बात करें कि व्यक्तियों के व्यवहार से ये प्रभावित होती है, और इसमें ही हम किसी भी संस्था के मतलब कहे कि ढांचा जो होता है, मूर्त रूप होता है, ऐसा देखा नहीं जा सकता। तो जो व्यवहार, जो ढंग हमको दिखाई नहीं देते, जो नियम कानून हमको दिखाई नहीं देते हैं, उसलिए हम कहते हैं कि इसकी प्रकृति जो है वो क्या है, अमूर्त है। सी ऑप्शन कहता है कि सांस्कृतिक अवस्था की इकाई है। क्यों? इसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन निकलता है कि ये जो सांस्कृतिक इकाई की बात है, इस पे मेन फोकस करते हैं गिलिन। कौन करता है? गिलिन करते। गिलिन कहते हैं, इनकी एक परिभाषा भी है कि संस्था सांस्कृतिक व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण इकाई है। किसकी? संस्था जो है वो सांस्कृतिक व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण इकाई है। इससे क्या होता है? इससे इन्होंने ये बतलाया है, अपने परिभाषा को स्पष्ट किया। इन्होंने कहा कि संस्था का विकास एकाएक नहीं हो जाता है, मतलब कि संस्था का विकास तुरंत तत्काल एक ही समय में नहीं हो जाता है, बल्कि कार्य करने का कोई उपयोगी तरीका जो होता है वो जब एक लंबे समय तक समाज में प्रभावपूर्ण बना रहता है, तब जाकर के धीरे धीरे उसे हम एक लोकाचार बनने के बाद जब उसको संपूर्ण समूह की स्वीकृति मिल जाती है, तब व्यवहार की यह प्रणाली ही संस्था का रूप ले लेती है। अब इसमें व्यवहार की बात इन्होंने की है कि व्यवहार का कोई तरीका जब संस्था के रूप में मान्य हो जाता है, और तब वह उस समूह की स्वीकृति का अंग बन जाता है, जब मान्य लिया गया है या उसको स्वीकृति मिल गई है। तो इसलिए ये कहते हैं किसी समाज की सभी संस्थाओं को उसकी संस्कृति के विभिन्न इकाइयों के रूप में मान्यता दी जाती। मतलब सांस्कृतिक अवस्था की इकाई में इन्होंने ये कह दिया है कि किसी भी संस्था का विकास तत्काल या तुरंत एकाएक नहीं हो जाता, बल्कि उसके लिए कार्य करने की तरीके जो होती हैं, उपयोगी तरीका जो होता है, जब वो समाज के लिए प्रभावपूर्ण बन जाता है, तो धीरे धीरे लोकाचार, मतलब बहुत सारे लोग करते हैं, एक नियम कानून के रूप में परिवर्तित होता जाता है। जब उस रूप में उसको मान्यता मिल जाती है, जैसे हमने संस्था के निर्माण का प्रोसेस बताया है, तब हम उसको संस्था कहते हैं। इसलिए हमारा सी भी सही है। ऑप्शन नंबर डी कहता है सामूहिक स्वीकृति। तो हमने अभी बताया ना कि उसको जब मान्यता मिल जाए, प्रभावपूर्ण बना रहे, तो इसमें हम कहें कि जो नियमों की व्यवस्था होती है वो संस्था का रूप कब लेती है? जब उसे पूरे समूह या समुदाय की स्वीकृति मिल जाती है, तभी तो संस्था का रूप लेती है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल ले कहें कि जो विवाह है, विवाह एक संस्था है ना। अब इससे रिलेटेड हमको सभी प्रकार के नियम जो है वो संपूर्ण समूह राज्य द्वारा स्वीकृत होते हैं ना, क्या हमको करने हैं क्या नहीं। और इसके अलावा मतलब यहाँ पे कुछ व्यक्ति हम कहें कि व्यक्तिगत हितों को पूरा करने के लिए कुछ अगर विशेष नियम तथा कार्य प्रणालियों का पालन करने लगे, तो उन्हें संस्था नहीं कहा जा सकता है, बल्कि उसकी सामूहिक स्वीकृति हो। ऑप्शन ये कह रहा है कि सुपरिभाषित उद्देश्य होते हैं इसके, ऐसी बात कर रहा है। तो सुपरिभाषित उद्देश्य की बात ये क्यों कर रहा है, हम इस पर बात करते हैं कि जो संस्था होती है, सभी प्रकार की संस्था होती है, उसके कुछ स्पष्ट उद्देश्य होते हैं जिसको लेकर के वो विकसित होती है। और ये उद्देश्य उसके क्या होते हैं? यह उद्देश्य मतलब कि वे होते हैं, हम कहें कि जो व्यवहारिक रूप से उपयोगी हो और समाज कल्याण से संबंधित हो, या फिर वो समाज कल्याण के लिए समझे जाते हों। ऐसे उद्देश्य अगर हैं तो समूह की संस्थाएं जो हैं वो क्या करेंगी, अपने सदस्यों के व्यवहार पे नियंत्रण भी रखती हैं। ऐसा नहीं है कि वो मनमाना कार्य को करवाती रहेगी अपने उद्देश्यों के लिए। और जब ये सारे नियम तरीके से कार्य होते हैं, और पारस्परिक संघर्ष की भी संभावना उसमें बहुत कम पाई जाती है, और जो संघर्ष अगर है तो उसको कम करने का प्रयास करती रहती है। तो ये होते हैं सुपरिभाषित उद्देश्य। अधिक स्थायित्व जो है, अधिक स्थायित्व इसमें क्यों कहा गया है? जैसे हम अगर समिति की बात करें, समिति की बात करें या फिर संघ की बात करें, तो इन सब की तुलना में संस्था जो होती कहीं बहुत अधिक अस्थायी होती है। क्यों? क्योंकि व्यवहार का कोई तरीका, कार्यविधि, जब इनका बहुत एक लंबा प्रोसेस चलता जाता है, तब ये अपनी उपयोगिता प्रमाणित कर पाती हैं, या प्रमाणित बीच बीच में अपनी करती रहती हैं।
तब जाकर के इनको संस्था का रूप मिलता है। तो एक लंबा प्रोसेस चलता है ना, इसलिए अस्थायित्व मतलब अस्थायी रूप से बनी रहती हैं। और इसमें हम कहें कार्यविधियाँ की जाती हैं, कहीं ना कहीं संस्कृति का अंग उनको मान लिया जाता है। और इसके बाद ही सभी व्यक्ति या कहें कि प्रत्येक व्यक्ति उसके अनुसार आचरण करने लगता है, या फिर सामाजिक और नैतिक रूप से उसे आवश्यक मानने लगता है। जिससे हम कहेंगे जैसे परिवार हुआ, विवाह है, जाति है, मतलब जिसके भी रूप में संस्थाओं का विकास होता है, या फिर राजनीतिक और आर्थिक जीवन में परिवर्तन जो हो रहे हैं, तो इन संस्थाओं में कि विशेष परिवर्तन नहीं हो सका, वह एक अस्थायी रूप में बनी रहती हैं। सांस्कृतिक उपकरण सॉरी यहाँ पे भूल गए। सांस्कृतिक उपकरण क्या होता है? अब सांस्कृतिक उपकरण की एक इकाई जो होती है वो संस्था को प्रभावी बनाती है। उनमें अनेक सांस्कृतिक उपकरणों का समावेश करती रहती है। क्यों? अब ये उपकरण क्या हो सकते हैं? भौतिक भी हो सकते हैं और अभौतिक भी हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। यहाँ पे भौतिक भी और अभौतिक भी हो सकते हैं। कैसे? जैसे हम कहें, अगर उदाहरण लें कि विवाह एक संस्था है, इससे संबंधित क्या क्या हो, जैसे मूल्य जैसे हो कि वेदी, कलश, मंडप, यज्ञ, मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, यह एक सांस्कृतिक उपकरण के रूप में ही वहाँ पे प्रयोग की जाती हैं। तो इसलिए कह दिया कि सांस्कृतिक उपकरण। अब हमारा लास्ट है अस्पष्ट परंपराएं। मतलब देखिए, सामाजिक संस्था में परंपरा का महत्व अगर हम देखें तो सबसे अधिक माना जाता है, सबसे अधिक है भी। क्योंकि कोई भी संस्था जिन परंपराओं के आधार पर विकसित होती है, उन्हीं से ही कुछ परंपराएं लिखित होती हैं और कुछ परंपराएं जो हो क्या होती हैं, अलिखित होती है। मतलब परंपराएं लिखित भी होती हैं और अलिखित भी होती हैं। इसके बाद क्या होता है कि ऐसी सभी परंपराएं एक समूह के सदस्यों के व्यवहारों को भी प्रभावित करती हैं। ऐसा नहीं है कि किसी भी प्रकार का प्रभाव अपना नहीं छोड़ती हैं, बल्कि प्रभावित करती रहती हैं। तो संस्था से ही रिलेटेड परंपराओं का पालन न करने वाले लोगों को अक्सर दंडित भी किया जाता है और इससे वो नियंत्रण भी बनाती है। तो ये रहे सारे हमारे ऑप्शन। आगे हम देखते हैं क्या है हमारा। इसका राइट आंसर क्या हुआ था कि संस्था क्या नहीं है, अस्थायी नहीं है, अस्थायी। अगला है हमारा, अगर हम इसके बाद ही बात कर लें कि संस्था जो है, एक सामाजिक संस्था जो है वो परस्पर संबंधित परंपराओं, लोकाचारों तथा कानूनों का एक संकुल यानी कॉम्प्लेक्स है, जिसका कार्य व्यवहार के तरीकों का निर्धारण करते हुए सामाजिक जीवन को और भी अधिक संगठित बनाना होता है। अभी हम संस्था के उदाहरण की भी बात करेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं गोल्डनर के अनुसार संस्थाओं का कार्य अथवा महत्व क्या है। एक गोल्डनर के बारे में बहुत ही पूछा जाता है कि गोल्डनर के अनुसार संस्थाओं का कार्य अथवा महत्व क्या है। मतलब कि गोल्डनर ने क्या संस्थाओं का कार्य बताया है, क्या महत्व बताया है। तो गोल्डनर ने कहा था कि व्यक्ति की समस्याओं का समाधान करने और सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में, क्या कह रहे हैं कि व्यक्ति की समस्याओं का समाधान मतलब समस्याओं को थोड़ा सा समाप्त करने के लिए और सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए संस्था की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। उसमें ही इन्होंने कुछ समाजशास्त्री महत्व को बताया है। तो ऑप्शन है हमारा मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति, व्यक्ति का मार्ग निर्देशन, सामाजिक अनुकूलन में सहायक, सामाजिक नियंत्रण का साधन, स्थिति और भूमिका का निर्धारण, संस्कृति की वाहक या फिर उपर्युक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उपर्युक्त सभी। अब हम एक एक करके बात कर लेते हैं कि क्या है ये। सबसे पहले क्या है, मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति। मानवीय आवश्यकता की पूर्ति क्यों कहते हैं? कहते हैं जो संस्था है पहले वो तो नियमबद्ध रूप से व्यक्ति के किसी न किसी प्रकार से वो आवश्यकताओं की पूर्ति करती ही रहती है। मतलब कि समय की मांग जैसे हो, समय की मांग के अनुसार व्यक्ति की आवश्यकताओं में परिवर्तन भी होता है और उनकी पूर्ति किसके द्वारा होती है, संस्थाओं के रूप में। अब जब उनकी मांग परिवर्तित होगी तो इसके पूरे करने के तरीके भी तो परिवर्तित होंगे। जैसे परिवार को हम लें, नैतिक नियमों को लें, विवाह को लें,
कानूनों में होने वाला परिवर्तन। तो ये सारी चीज़ें स्पष्ट करते हैं कि मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति जो है वो संस्थाओं के द्वारा होती है। व्यक्ति का मार्ग निर्देशन, अगला है हमारा क्या, व्यक्ति का मार्ग निर्देशन। इसमें क्या है, व्यक्ति मतलब कि जो सामाजिक संस्थाएं होती हैं, एक हम कहें कि प्रमुख रूप से कार्य इनका होता है व्यक्ति के मार्ग का निर्देशन करना। क्यों? मार्ग का निर्देशन करके उनके कार्यों को सरल बनाती हैं। ऐसा नहीं सारे कार्य स्वयं कर डालती है, उनका मार्ग निर्देशन करती है जिससे उनके कार्य जो करने होते हैं वो सरल हो जाते हैं। मतलब कि करती नहीं, बस ये बताती है। हम कहें कि संस्थाएं जो होती हैं वो व्यक्ति को बताती, निर्देशन देना मतलब होता है कि उसको एक रास्ता बताना। मतलब ये बताते हैं कि जो जीवन है, जीवन में कौन से लक्ष्य प्रमुख हैं, मतलब कौन से लक्ष्य हमारे लिए मेन हैं, तथा हमको किन कार्यों को करना बहुत उचित है और कौन से कार्यों को करना अनुचित है। ऐसे नहीं हम सभी कार्य को, हमारे सभी प्रकार के लक्ष्य एक ही साथ लेके चल जाए, नहीं। क्या हमारे लिए उचित है, क्या हमारे लिए अनुचित है, ये हमको क्या करते हैं, संस्थाएं बताती हैं। ऑप्शन सी है सामाजिक अनुकूलन में सहायक। संस्थाएं जो होती हैं वो सामाजिक अनुकूलन में सहायक होती हैं। कैसे? अब हम इस पे बात करें कि संस्था जो होती है वो व्यक्ति को कुछ नियमों के अंदर रहकर कार्य करना सिखाती। ऐसा भी नहीं है कि वो अपने आप में एक संस्था है तो किसी भी प्रकार के कार्य को सिखा देगी, नहीं। वो बल्कि अपने आप पे खुद पे नियंत्रण रखती है और आपको सामने वाले पर्सन पर भी नियंत्रण लगाती है। अपने आप पे नियंत्रण रखते हुए सामने वाले व्यक्ति पे नियंत्रण लगाते हुए वो कार्य करना सिखाती है। और सिखाती इस तरीके से है ताकि उसमें संघर्ष की संभावना बहुत कम हो, संघर्ष ना हो पाए। और संस्था की सहायता से ही व्यक्ति एक दूसरे से अनुकूलन करना सीखते और सिखाते भी हैं। वो एक दूसरे को सीखते सिखाते रहते हैं। तो इसका यही कार्य है कि नियंत्रण के अंदर रहकर विभिन्न प्रकार के व्यवहार करने की सीख भी सामाजिक संस्थाएं ही देती हैं, जिससे अनुकूलन बना रहे, संघर्ष कम से कम हो पाए। अब हम कहें कि क्या हो सकता है सामाजिक नियंत्रण का साधन। ये क्या है सामाजिक नियंत्रण का साधन? मतलब कि जो सामाजिक संस्थाएं होती हैं वो समूह कल्याण के लिए आवश्यक समझी जाती हैं। सही है ये। संस्थाओं की जो शक्ति होती है वो इतनी अधिक, धीरे धीरे इतनी अधिक हो जाती है कि व्यक्ति उनकी अवहेलना, मतलब उसको ना मानना, ऐसा कुछ कर ही नहीं पाता है। जैसे हम कहें कि हमारे समाज में विवाह, संयुक्त परिवार, और हम ले तो जाति संबंधी जो नियम होते हैं, खान पान की जो व्यवस्थाएं होती हैं, तथा इस प्रकार की लोकाचार की शक्ति इतनी ज़्यादा हो जाती है कि इनके द्वारा ही हमारे अधिकांश व्यवहार प्रभावित होते हैं। हम उससे खुद पर नियंत्रण बनाए रहते हैं कि ऐसा होना चाहिए, समाज ही उस पर हावी हो जाता है। तो संस्था जो होती है वो सामाजिक नियंत्रण का एक प्रकार से साधन भी है। स्थिति और भूमिका का निर्धारण, ये क्या है? अब अगर हम देखें कि संस्थाओं के महत्व में जो गोल्डनर ने बात की है, गोल्डनर ने कहा कि संस्थाओं का महत्व इसलिए बहुत अधिक है कि यह प्रत्येक व्यक्ति को, मतलब कि सभी व्यक्ति को समाज में एक विशेष परिस्थिति और कुछ विशेष भूमिकाएं देती है। क्या देती है? विशेष परिस्थिति और विशेष भूमिकाएं दे देती है। जैसे यहाँ पे हम कहें कि विवाह होता है, विवाह हम संस्था विवाह को संस्था भी कहते हैं। तो विवाह संस्था पुरुष को क्या देता है? पति के रूप में होता है ना, कि एक भूमिका, विशिष्ट परिस्थिति और भूमिकाएं देता है पति। और स्त्री को क्या देता है? पुरुष है, पुरुष को क्या दिया उन्होंने? पति का रूप दिया। और स्त्री को उन्होंने कौन सा रूप दिया? पत्नी का रूप दिया। तो यह परिस्थिति देकर उन्हें ऐसे, वो जरूरी नहीं बस परिस्थिति दे दी, उन परिस्थितियों के साथ साथ वो दायित्व को भी सौंपती है कि अब आपका ये दायित्व है, आपको इसके अकॉर्डिंग चलना है, जिससे उनके जीवन में संतुलन बना रहे। तो इससे सभी संस्थाएं, दूसरी और भी संस्थाएं होती हैं सामाजिक संस्थाएं, जैसे आर्थिक लें, धार्मिक लें, मनोरंजन के क्षेत्र में जाएं तो वहाँ भी हो जाएगा। मतलब कि व्यक्ति के सामाजिक पद जो हैं और कर्तव्यों का निर्धारण करके संस्था जो है सामाजिक संगठन को मजबूत बनाती है। इसलिए यहाँ पे भूमिका का निर्धारण, क्योंकि अब वो एक पुरुष ही है जो अब एक पति की भूमिका को निभाएगा और एक स्त्री ही है जो अब एक पत्नी की भूमिका को निभाएगी।
तो इस और संस्कृति का वाहक क्या है? देखना कि संस्थाओं का मुख्य कार्य ही होता है कि समाज की जो प्रथाएं हैं, जो परंपराएं हैं, जो शिष्टाचार के नियम हैं और सामाजिक मूल्य हैं, और बात करें तो धार्मिक और नैतिक नियम भी होते हैं, जिनको क्या करती है एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी जो होती है, मतलब एक पीढ़ी से आगामी पीढ़ियों तक पहुंचाती रहती है। ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति ने कुछ माना और दूसरे को कुछ मनवाएगी, नहीं, बल्कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करती रहती है। जैसे हम कहें कि बचपन में परिवार से अगर हम बात लेकर संपूर्ण जीवन भर व्यक्ति सांस्कृतिक विशेषताओं को सीखता रहता है, सबसे पहले परिवार ही सिखाता है। तो इनकी शिक्षा उसे अपनी संस्थाओं से ही तो प्राप्त होती है। कौन बताएगा? संस्था ही बताती है। तो इस प्रकार अब हम देखें हमारा ऑप्शन यहाँ पे क्या से हुआ था, उपर्युक्त सभी। तो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति, व्यक्ति का मार्ग निर्देशन, सामाजिक अनुकूलन में सहायक, सामाजिक नियंत्रण का साधन, स्थिति और भूमिका का निर्धारण, संस्कृति के वाहक। तो इस सब की पाँचों छः की बात कौन करता? गोल्डनर करते हैं। इसका अगला प्रश्न ये बना सकता है कि इनमें से किसकी बात गोल्डनर नहीं करते, इसलिए हमने सभी ऑप्शन को ले लिया है ताकि जो अलग से ऐड किया जाए वो समझ में आ जाए। अब देखिए, अगर हम इस प्रकार कहें कि जो है व्यक्ति और समाज के लिए संस्थाओं की भूमिका जो है वो बहुत ही मेन यानी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। लेकिन अगर हम कहें कि जब कोई संस्था समय की मांग के अनुसार नहीं बदल पाती, जैसे वो अपने पुराने पर्पस को लेके पड़ी रहे और अब मतलब कि आधुनिक युग में कुछ और डिमांड हो रही है, तब है वैयक्तिक और सामाजिक विकास के लिए बाधा स्वयं उत्पन्न करने लगती है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा तभी होता है जब संस्थाओं की प्रकृति जो है वो रूढ़िवादी हो, नहीं तो ये संघर्ष ना उत्पन्न हो, अनुकूलन बना रहे, नियंत्रण का साधन रहे, स्थिति और भूमिका का निर्धारण करती रहती है, समय के अनुसार उपयोगी परिवर्तन इसमें होते रहते हैं। आगे देखते हैं, हमने 2-3 वर्ड लिया है इसको समझने के लिए। महाविद्यालय क्या है, परिवार क्या है, राज्य और श्रमिक संघ क्या है। तो इसके पहले हम बात करेंगे मैकाइवर पेज की। किसकी बात करेंगे? मैकाइवर पेज की बात करेंगे। इन्होंने कहा था हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं। परिभाषा इनकी बहुत ही प्रसिद्ध है कि हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्था के नहीं। We belong to association not to institution। इनके इस कथन से स्पष्ट क्या होता है? अगर हम इसको देखें तो ये कहते हैं कि समिति जो है व्यक्तियों के एक संगठित समूह का बोध कराती है, जबकि संस्था किसी नियम और किसी कार्यप्रणाली का बोध कराती है। इससे इनकी परिभाषा से यही स्पष्ट होता है। लेकिन अब इनका थोड़ा अगर हम एनालिसिस करें तो समिति जो होती है वो मूर्त इकाई होती है। क्यों? क्योंकि इसका निर्माण व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है। और दूसरी तरफ हम संस्था की बात करें तो संस्था अमूर्त इकाई है। क्यों? क्योंकि इसका कार्य कुछ विशेष नियमों के द्वारा, व्यक्तियों के व्यवहारों के द्वारा होता है। तो मैकाइवर पेज फिर कहते हैं कि यदि हम किसी तथ्य को संगठित समूह के रूप में देखें तब इसे समिति कहा जाएगा, लेकिन यदि किसी तथ्य पर एक कार्यप्रणाली के रूप में विचार किया जाए तब वह संस्था होगी। क्या कहते हैं? फिर से दोहराएंगे। यदि हम किसी तथ्य को एक संगठित समूह के रूप में देखें तब इसे समिति कहा जाएगा। किस रूप में देखें? संगठित के रूप में देखें। लेकिन उसी तथ्य को एक कार्यप्रणाली के रूप में जब विचार किया जाए तब वो क्या कहलाएगी? संस्था कहलाएगी। तो यहाँ से इनकी परिभाषा बहुत ही स्पष्ट होती है। समिति जो है वो सदस्यता का बोध कराती है और संस्था कार्य के किसी विशेष ढंग, साधन को स्पष्ट करती हैं। तो वास्तविक रूप में अगर हम कहें कि संस्था कुछ नियमों तथा कार्यविधियों को स्पष्ट करने वाली एक व्यवस्था है जो व्यक्तियों के कार्यों को सरल बनाती है और उसको विकसित करती है। अब हम बात करें कि महाविद्यालय क्या है, समिति है, संस्था है, संघ है, संगठन है, क्या है? तो महाविद्यालय एक समिति है और संस्था भी है। इसका क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एग्जाम्स में कि महाविद्यालय क्या है। महाविद्यालय एक समिति भी है और एक संस्था भी है। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है बट इस पर हम डिस्कशन ज़रूर करेंगे क्यों है। अब देखें हम कि किसी महाविद्यालय को जब हम बहुत से शिक्षकों, विद्यार्थियों, कर्मचारियों को एक समूह के रूप में देखते हैं, किसको किसको?
शिक्षकों को, विद्यार्थियों को, कर्मचारियों के रूप में, तब हम इसको क्या कहते हैं? समिति कहते हैं। प्रश्न हो सकता है ना, महाविद्यालय तो एक ही चीज़ है, तो हम इसको समिति और संस्था कैसे कह सकते हैं? तो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पे लगता है, तो उसका आंसर ये है कि जब बहुत से शिक्षकों, विद्यार्थियों, कर्मचारियों को हम एक समूह के रूप में देखें, तब हम उसको क्या कहते हैं? समिति कहते हैं। दूसरी ओर जब और देखना, महाविद्यालय का एक जो स्वरूप होता है अमूर्त भी होता है, जिनका विकास जो है अनेक परंपराओं, अनुशासन के नियमों, परीक्षा प्रणालियों द्वारा होता है। जब यहाँ पे हम अनुशासन, परंपरा और एक परीक्षा प्रणाली यानी कार्य प्रणाली भी तो हो रही है, तब हम इसको क्या कहते हैं? एक संस्था कहते हैं। शायद कि हमारी बातों से स्पष्ट हो पा रहा होगा, या महाविद्यालय के इन दोनों अंतर से स्पष्ट हो रहा है, तुलना करने पे स्पष्ट हो रहा है कि अनुशासन के नियम या परीक्षा प्रणाली जो है केवल शिक्षा के उद्देश्य को पूरा करने के साधन है ना, इससे शिक्षा का उद्देश्य ही तो पूरा हो सकता है, इसलिए हम इनके सदस्य नहीं बन सकते हैं। जब हम सदस्य नहीं बन सकते तो ये क्या हो गई? हमारे लिए संस्था हो गई। दूसरी ओर समिति के सदस्य के रूप में हम महाविद्यालय के अंदर एक शिक्षक बनकर जाते हैं, एक विद्यार्थी बनकर जाते हैं, एक कर्मचारी बनकर जाते हैं, तब क्या हो जाएगी? वो समिति हो जाएगी। अब हम बात करें कि परिवार क्या है, समिति है या फिर संस्था है। तो परिवार में देखिए, माता पिता की बात हो, भाई बहन की बात हो और सदस्य को हम एक समूह के रूप में ही देखते हैं, तब यह क्या है? एक समिति है। कि माता पिता हैं, भाई बहन हैं, चाचा चाची हैं और सदस्य हैं, उनको हम समूह के रूप में देखेंगे, तब ये क्या कहलाएगी? समिति कहलाएगी। और जब यह समिति बहुत सी परंपराओं से हो, विवाह के नियमों से हो, प्रथाओं के द्वारा व्यवस्थित रहती हो, तो हम परंपरा और विवाह और प्रथा को क्या कहते हैं? संस्था कहते हैं। तब यहाँ पे इनका रूप क्या हो जाएगा? संस्था हो जाएगा। क्यों? इनका कार्य क्या होता है? परिवार को संगठित बनाना। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि समिति के रूप में परिवार के सदस्य बन सकते हैं और परिवार से संबंधित संस्थाओं के सदस्य नहीं हो सकते हैं। तो ये जब एक समूह के रूप में रहेगी तब हम इसको समिति कहेंगे, लेकिन जहाँ भी ये कार्यप्रणाली और व्यवस्थाओं की बात की, तहाँ ये क्या बन जाएगी? परिवार संस्था बन जाएगी। अब हम बात करें कि राज्य और श्रमिक संघ क्या है। राज्य और श्रमिक संघ क्या है? तो देखना, ये समिति की एक प्रकार से दूसरा उदाहरण यहाँ पे व्यक्त हो रहा है कि कोई भी व्यक्ति अगर हो तो विशेष रूप से राज्य का सदस्य तो बन सकता है, सही बात है ये, लेकिन राज्य से संबंधित जो विभिन्न संस्थाएं होती हैं, जैसे संविधान हो, कानून हो, इनका सदस्य तो नहीं बन सकता ना व्यक्ति। जैसे श्रमिक हड़ताल, सेवा के नियम जैसी संस्थाओं में सहभागी तो कर सकता है व्यक्ति, लेकिन उसका सदस्य तो नहीं बन सकता। सहभागी हो सकता है, उसमें हड़ताल हो रहा है भाग ले लेगा, कोई नियम संस्था और वहाँ पे भाग ले लेगा, लेकिन सदस्य तो नहीं बन सकता। सदस्यता केवल जो है वो श्रमिक संघ से ही, जो श्रमिक संघ अलग होता है उसकी सदस्यता वो ले सकता है। तो इस तरीके से समिति एक संगठन है, जबकि संस्था केवल एक साधन और कार्य प्रणालियों का ही नाम है। जब कोई भी व्यक्ति, हम बात करें कि जब कोई भी व्यक्ति किसी कार्यप्रणाली का सदस्य नहीं बन सकता बल्कि संगठन का ही सदस्य बन सकता है। तो मैकाइवर पेज की जो परिभाषा हमने शुरू में ली थी कि हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं, यह बहुत ही अच्छे रूप से स्पष्ट होती है। हम समिति के सदस्य बन सकते हैं लेकिन संस्था में बस सहभागी हो सकते हैं, संस्था में हम सदस्यता नहीं ले सकते हैं। इस तरीके से जो संस्था है ये हमारी समाप्त होती है। संस्था के वैसे कुछ उदाहरण हैं, जैसे हम कहें समिति संस्था दोनों को हम ले लें, थोड़ा सा हम इसको इधर करते हैं, समिति और संस्था अगर हम दोनों को यहाँ ले लेते हैं तो यहाँ पे जैसे हम कहें कि परिवार की बात हमने की, महाविद्यालय की बात की, राज्य श्रमिक संघ की बात की, तो परिवार समिति भी है, संस्था भी है, महाविद्यालय समिति और संस्था भी है। तो परिवार में क्या होता है? विवाह होता है, उत्तराधिकार के नियम होते हैं। महाविद्यालय में क्या होता है? परीक्षा प्रणाली होती है, अनुशासन के नियम होते हैं। मतलब कि जब संस्था कहने की बारी आएगी तब परिवार को हम संस्था तब कह देंगे जब विवाह हो, उत्तराधिकार के नियम हो, ऐसे हो। महाविद्यालय को हम संस्था कब कह देंगे? जब परीक्षा प्रणाली की बात हो, अनुशासन के नियम की बात हो, शिक्षा प्रणाली की बात हो, तब कह देंगे।
राज्य को हम कब संस्था कहेंगे? संविधान की जब बात हो, कानून न्याय व्यवस्था की बात हो, तब हम संस्था कह देंगे। श्रमिक संघ को हम कब संस्था कहेंगे? जब हड़ताल की बात हो, प्रबंधकीय सहभागिता की बात हो, सेवा के नियम का बात हो, तब। अब देखना, अगर हम इसके उद्देश्य को निकालें तो विवाह उत्तराधिकार के नियम, क्या इसका उद्देश्य हो सकता है? जैसे बच्चों का जन्म, उत्तराधिकार के नियम यानी अधिकारों का निर्धारण हो सकता है। परीक्षा प्रणाली, अनुशासन के नियम, इन सब का क्या उद्देश्य? कार्य कुशलता में वृद्धि हो जाएगी, ज्ञान में दक्षता मिलेगी आपको। राज्य के आगे चलें तो संविधान, कानून, न्याय व्यवस्था से क्या होता है कि व्यवहारों पर नियंत्रण होता है, समाज में व्यवस्था बनी रहती है। श्रमिक संघ में हड़ताल, प्रबंधकीय सहभागिता, सेवा, अगर इसका उद्देश्य देखें तो सेवा शर्तों में सुधार हो सकता है, आजीविका की गारंटी आपको मिल सकती है। तो इस तरीके से हमारी संस्था कंप्लीट होती है। जैसे कि हम बात करें अगर गवर्नमेंट की थोड़ी सी इसी में, तो गवर्नमेंट ने इस तरीके की सभी प्रकार की संस्थाओं को संपूर्ण संस्था का नाम दिया है। और इसके साथ यह भी आ जाता है जैसे नगर पालिका हो, राजनीतिक दल हो, श्रमिक संघ हो, इन सबको संस्था नहीं कहा जा सकता। इनकी स्थापना योजनाबद्ध रूप से की जाती है। तो कुछ ऐसे कंडीशन होते हैं कि हम इनको संस्था कहेंगे, कुछ ऐसे कंडीशन होती है कि हम इनको संस्था नहीं कहेंगे। जैसे नियम और कार्यप्रणालियों के रूप में संस्थाएं ही व्यक्तियों के व्यवहारों का नियंत्रण करती हैं, तो हमको पता ही है। लेकिन हमारे जो अपेक्षित व्यवहार होते हैं, पूर्वानुमान कर सकने के योग्य व्यवहार और प्रतिमान व्यवहार संस्थाओं के प्रभाव का ही तो परिणाम होते हैं। और इसके हम थोड़े से अलग दूसरी लाइन पे जाएं, यदि हम अपनी स्वयं की प्रेरणाओं को प्रभावित होकर कुछ मनमाने व्यवहार करने लगे, तो वहाँ संस्थात्मक व्यवहार नहीं है, मनमाना बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो वीडियो आप लोग शुरू से लेकर के लास्ट तक देखें। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार नहीं समझ में आता, आप दोबारा देखिए। हम प्रश्न ही बनाए हैं, लेकिन प्रश्न पे उसकी जो थ्योरी निकल के आती है उसको हमने पूरा का पूरा डिस्कशन किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि इस सोशियोलॉजी टू रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।